Dear students, today we have to discuss optical characterizations of the nanomaterials. Optical characterization basically क्या होती है? We actually go for optical characterization just to know about the optical properties of nanomaterials. वो पार्टिकल है, वो नैनोस्ट्रक्चर मटेरियल है, वो कंपोजिट है, जो भी है, तो हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. ठीक है. अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? अब जब हम ऑप्टिकल की बात करते हैं तो इट मीन्स कि देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर. लाइट विद मैटर. लाइट क्या होती है हमारे पास? लाइट आपके पास क्या है? लाइट एक आपके पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन होती है. ठीक है. अब आपने ये देखना है कि जब ये लाइट किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं. वो जो भी प्रोसेस हैं उन सब को हम ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन के अंदर लेके आते हैं. मीन कि वो ये कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन. हम पहले ये देखते हैं कि सपोज आपके पास ये कोई मटेरियल है, एनी मटेरियल, एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इट्स इंटरेक्शन विद लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो वो क्या होता है कि लाइट हो सकता है कि यहाँ आए और यहाँ से टकराकर जो हो जाए. ये भी हो सकती है बात. ये भी हो सकता है कि वो लाइट यूं आए, थोड़ी सी बेंड हो, ठीक है, और फिर वो यूं हो जाए. वो ये भी हो सकता है कि वो लाइट जब मटेरियल से टकराए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लाइट उसके अंदर ऐसे भी रहे. एक और भी चांस हो सकता है कि वो लाइट जब यहाँ पे आए तो अंदर आके कुछ इस तरह का प्रोसेस भी हो जाए. ठीक है. ये भी हो सकता है कि वो लाइट यूं टकराए, इंटरेक्ट करे और यहां से जो भी हो सकता है. ठीक है. तो ये डिफरेंट फिनोमिना है. ठीक है. अगर इनको देखा जाए तो ये फर्स्ट फिनोमिना जो है इसमें क्या होता है कि लाइट आई टकराई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्शन दो टाइप्स की हो सकती है, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज. इसको कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. और इसके साथ ये है जिसमें वो उसी एंगल से डिफ्यूज होगी, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. यहां पे क्या हो रहा है, ये चीज एब्जॉर्ब हो रही है, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. ये भी लिखते हैं समटाइम्स, इसका ये भी लिखा होता है एब्जॉर्ब मीन के एब्जॉर्ब प्रोसेस हो रहा है. एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्प्शन पी के साथ लिखा जाता है. और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास हो रही है स्कैटरिंग. ठीक है. और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, पांच जगह पैसा भी लिखा होता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है. और ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो एक और भी फिनोमेना हो सकता है कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो क्या होता है? एमिशन का प्रोसेस हो जाता है. कौन सा? एमिशन का प्रोसेस. तो बेसिकली जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो आप किस चीज को स्टडी करते हैं? एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बेंस. ये जो मेथड यूज होते हैं, आप ट्रांसमिटेंस देख सकते हैं. ठीक है. आप एमिशन देख सकते हैं. री एमिशन भी उसी में आता है. ठीक है. आप स्कैटरिंग देखते हैं.
तो ये सारी चीजें उसमें आप रिफ्लेक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, ये मेथड्स हैं जो कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो आपको इस किस्म की स्टडीज करना पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डाइइलेक्ट्रिक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है, वो भी आप इसे रिफ्लेक्शन से निकाल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्बेंस से। तो ये सारी चीजें जो है ये किस क्या है, बेसिकली दीज आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब ये मटेरियल नैनो मटेरियल्स हैं, डिफरेंट होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, एक्चुअली ये डिपेंड करती हैं नैनो मटेरियल की मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी चेंज होने से भी ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, पहला पॉइंट, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, कंपोजिशन पे, मीन के नैनो मटेरियल्स की कंपोजिशन चेंज होने से भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फिर क्या है, थर्ड, साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल, तो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ये जितनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करने से मैटर जब लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो यू कैन स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस फिनोमेना। These phenomena actually have different properties. तो इन फिनोमेना की वजह से ये जितने भी आप प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो फिर इनके प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 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 चीज स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको आप देखेंगे, ठीक है। एमिशन का स्टडी करनी है, स्कैटरिंग का स्टडी करनी है, रिफ्लेक्शन का स्टडी करनी है, ट्रांसमिटेंस कैसे करते हैं, तो इनके अब आपको कुछ आइडिया भी होगा। बस ऑब्जर्वर्स के लिए आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए हम चलो कर लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एमिशन के लिए आप फ्लोरेसेंस यूज करते हैं या फोटोलुमिनेसेंस यूज करते हैं। स्कैटरिंग के लिए आप रामन स्कैटरिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के फिनोमेना को स्टडी करके तो जो मटेरियल जब हम उसको लाइट के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। और वो सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज किस पे बेस कर रही होती हैं, वो मटेरियल की मॉर्फोलॉजी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, which type of composition you have in the nanomaterial. Suppose you have a composite type of nanomaterial, it will show different types of different optical properties. If you have pure, suppose you have zinc oxide, its optical properties will be different from the doped material, और उसकी भी डिफरेंट होगी कंपोजिट मटेरियल से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज लाइट के साथ इंटरेक्शन है, ये आपने मटेरियल का पढ़ना है, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक है। तो जब नैनो मटेरियल लाइट में एक्सपोज होता है, लाइट के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो वो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, वो हमें स्टडी करनी है। और उनकी बेसिस क्या है, वो है कि मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया। मसलन अगर कोई स्फेरिकल है नैनो मटेरियल तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, कोई हेक्सागोनल है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, इसी तरह कंपोजिशन चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इसी तरह साइज चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ठीक है। तो इवन के लिए उसके कलर पे भी डिपेंड करता है, तो वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आती है। अब जब भी हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो भी पहले हम एब्जॉर्बेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्बेंस। किसी भी मटेरियल की जब आपने उसकी एब्जॉर्प्शन लाइट के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो आप एब्जॉर्प्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका मटेरियल लेते हैं, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, तो फिर आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये जो एब्जॉर्बेंस होती है ये किस किस वजह से हो सकता है काम। अब
जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि उनमें ट्रांजिशंस होती हैं। वो ग्राउंड स्टेट से कुछ लाइट मिलती है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक सेकंड स्टेट पे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके। अब वो क्या होता है, वो ट्रांजिशन हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, वो रोटेशनल हो सकती है, वो वाइब्रेशनल हो सकती है। ठीक है, वो जो ट्रांजिशन हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो वाइब्रेशनल भी होती हैं और वो रोटेशनल भी होती है। जब आप कोई भी मटेरियल लेते हैं तो उसको हम लेते हैं कि कोई भी, सपोज आपने जिंक ऑक्साइड ले लिया, सपोज जिंक ऑक्साइड हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास वेवलेंथ जो कि आप नैनोमीटर में लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्बेंस होती है ए। एब्जॉर्बेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स। ओके, ये है आपके पास। तो जो लाइट होती है यूजुअली उसमें क्या होता है आपके पास, गैमा रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसके बाद एक्स रेज होती है, ठीक है, यूवी है, विजिबल पोर्शन आ जाता है, फिर आईआर आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, ठीक है, फिर आगे आप डिफरेंट चले जाते हैं रेडियो वेव्स। तो सबसे जो हाई एनर्जी है, एनर्जी देखी जाए तो इसकी ग्रेटर है, हाई एनर्जी गैमा रेज है, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, विजिबल, आईआर, और फिर आपके पास ये माइक्रोवेव जो कि रोटेशनल करवाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एब्जॉर्बेंस की बात करनी है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करनी है, तो वो आपकी इस रीजन में आती है, यूवी और विजिबल रीजन। ठीक है, और आपको पता है जब आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ तक ये यूवी रीजन है तो ये अगर आपका विजिबल रीजन है, तो ये कैसे होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कि ये 200 टू 400 है और ये आपके पास 800 नैनोमीटर। तो ये आपका यूवी रीजन है और ये आपका विजिबल रीजन है। कहीं पे 180 लिखा होगा, आपको 380, और इधर से फिर 850, 830, 790 लिखा होगा, ये वेरी कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका यूवी रीजन आ जाता है और ये आपके पास यू हैव दिस पार्ट ऑफ विजिबल रीजन। अब यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इस तरह कर लेते हैं 2 to 4, और यहाँ पे आपके पास 800 नैनोमीटर में ये आपके पास है। अब स्पेक्ट्रम आता है इसमें आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये एक मटेरियल है। तो इस मटेरियल को आप कैसे, आपने एक मटेरियल लिया, उसका एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम लिया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम फोटोमीटर से, वो आपको कुछ इस तरह से मिला है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये मटेरियल जो है यूवी रीजन में, ये देखिए ये इसका यूवी रीजन बनता है, ठीक है, और ये इसका विजिबल है। मीन कि ये जो मटेरियल है, मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है कि ये यूवी रीजन में इसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा है और विजिबल रीजन में कम है। तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पता चल रही है आपको। ये कैसे पता चले, जब आपने उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस किया, ठीक है, उससे आपको पता चला ये मटेरियल जो है, ठीक है, ये यूवी रीजन में ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है और विजिबल रीजन में लेस शो करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपने एक और मटेरियल बनाया जो कि कुछ यूं शो कर रहा है, ठीक है, अब इसका ये पता चला कि ये मटेरियल जो है इसने यूवी में भी एब्जॉर्बेंस शो की है मगर ये विजिबल में भी कर रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ये जो ब्लू मार्कर वाला है विजिबल रीजन में, ये ब्लैक मार्कर वाला मटेरियल जो है इसने ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो की। तो अब आप इनकी एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं कि जिस आप देख सकते हैं कि किसी को किस मटेरियल को कहाँ यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको आइडिया हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक मटेरियल ये है, कुछ ऐसे, मीन कि ये यूवी रीजन में इसकी एब्जॉर्बेंस कम है और विजिबल में ग्रेटर एब्जॉर्बेंस है।
तो इस तरह आप मटेरियल को डिफरेंट स्टाइल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैं सिंगल मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ना मैं कंपोजिट की तरफ गया हूँ, ना मैं डॉट की तरफ गया हूँ। मगर जो कि हमने बात की है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉर्फोलॉजी, इट डिपेंड्स अपॉन साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल। तो ये हम बात कर चुके हैं पहले। अब ये एक सिंगल हमने कोई मटेरियल उठाया है, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है डिफरेंट मटेरियल्स का। तो इस तरह आप और बहुत सारी शेप्स बन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। और फिर जब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा मिलेंगे। अब क्या होता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से जो मटेरियल है उसकी जो एब्जॉर्बेंस है, एक तो ये है कि आप सॉल्यूशन फेज में जब मटेरियल है उसको किसी में डिसॉल्व करके उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ले जाकर वो फ्लूइड में उसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन नॉन है, आप जाकर उसका एब्जॉर्बेंस करें। मगर जब हम नैनो मटेरियल जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास आते हैं, उनके लिए जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो बेस्ट वे है उनके एब्जॉर्बेंस को स्टडी करने का, सॉलिड स्टेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा आर्टिकल्स में। तो वो क्या मीनिंग है उसके, सॉलिड स्टेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के क्या मीनिंग है? वो क्या है कि यहाँ पे सिंपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो आप नॉर्मल करते हैं उसमें आप सॉल्यूशन फेज में वो बनाते हैं। मगर यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव योर मटेरियल इन पाउडर फॉर्म एंड यू वांट टू गेट इट्स एब्जॉर्बेंस थ्रू डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक होता है आपके पास ये रिफ्लेक्टेंस, मीन कि आपके पास पाउडर फॉर्म है, तो ये इसमें भी आप लिख सकते हैं यूवी विजिबल। तो ये क्या होता है, यूवी विजिबल डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं यूवी विजिबल डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, DRS। तो ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये आप सॉलिड स्टेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं इससे। किसका, जब मटेरियल आपका किस फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म है या कोई भी सॉलिड स्टेट फॉर्म। मगर जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आप हमारे लैब्स में पढ़ा होता है उसको यूज करते हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यू विल हैव टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द मटेरियल, देन यू विल गो फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। मगर जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं या नैनो मटेरियल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसके लिए जो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमें यूवी विजिबल डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको समटाइम ऐसे भी लिखा होता है DRS, यूवी विज DRS, यूवी विजिबल डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट मटेरियल। तो इसी तरह आप यहाँ से, अब ये एब्जॉर्प्शन है तो आप ट्रांसमिटेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये भी आपको पता है कि ट्रांसमिटेंस आप कैसे निकालते हैं, कि वो फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करके आपने ये सारे चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन और भी क्या बताता है कि सपोज अगर आपके पास ये मटेरियल है कोई, आपको नहीं पता, आपने मटेरियल बनाया, अब इसकी जो है वो कुछ यूं आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी विजिबल रीजन में जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम है। इट मीन्स कि इसका कलर आपको नजर नहीं आएगा, मीन कि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते उनको कहाँ यूज करते हैं। इन कंपैरिजन टू दिस, अगर आप ये यूज करते हैं तो ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ये इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करेगा जितना ये वाला मटेरियल यूज करते हैं, बताएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है
मटेरियल्स का, वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप बता सकते हैं कि ये किस रीजन में अच्छा एक्टिविटी शो करेगा, किस रीजन में ये क्या कर रहा है, लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बट स्ट्रिक्टली यू आर डीलिंग विद द जस्ट ओनली एब्जॉर्प्शन। अच्छा, वो क्या कर रहा है, फिर ये बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, ये सिंगल मटेरियल की जो हम बात करते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करते हुए वो जो हम निकालते हैं उस पर हम बात करते हैं कि दैट इज आफ्टर एब्जॉर्प्शन आप वो रिफ्लेक्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस आगे, मगर एक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चरल है, आप स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करती है, जो कि हमने बात की है कि मॉर्फोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, ये सब कुछ कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है और साइज ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल इवैल्यूएशन के लिए, वो है बैंड गैप इवैल्यूएशन। ओके, बैंड गैप इवैल्यूएशन। बैंड गैप क्या होता है, ये हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में कि बैंड गैप बेसिकली द गैप बिटवीन वैलिस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अब वो हमने फाइंड क्या करना, वो हमें कैसे करना है, उसके मैंने फार्मूला बताया था आपको, वो क्या था, ई जो एनर्जी आप निकालते हैं वो बेसिकली वो बैंड गैप कैसे निकाल सकते हैं, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अगर आपको वेवलेंथ का पता है तो आप बैंड गैप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंड गैप फाइंड करने के लिए हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करते हैं टॉप प्लॉट। क्या, टॉप प्लॉट, ये हम बनाते हैं। ठीक है, ये टॉप प्लॉट बना के हम क्या करते हैं जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, उससे फिर हम आगे कुछ कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम टॉप प्लॉट बनाते हैं, टॉप प्लॉट बना के बैंड गैप निकालते हैं, जो कि बेस्ट वे है बैंड गैप इवैल्यूएशन का। अब देखिए ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप बैंड गैप निकाल लेते हैं देन यू विल बी एबल टू डिसाइड हाउ मच एनर्जी और हाउ मच वेवलेंथ या किस वेवलेंथ की एनर्जी आपको चाहिए फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलिस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो ये आप बता सकते हैं कि वो कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए आपको जिससे आप इस मटेरियल की एक्साइटेशन करवा सकते हैं। तो वो डॉट प्लॉट जो है उसमें क्या है, वो एक फॉर्मूला है, वो क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय एच यू। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बाय एच यू ये लेते हैं आप और इसको लिखते हैं रेज़ टू पावर 1 ओवर n। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं किसके वर्सेस एच यू। एच यू क्या है, ये आपके पास एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच यू, ये एनर्जी है, इसके यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है। तो आपने ये अल्फा क्या है, अल्फा आपके पास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, ये एब्जॉर्प्शन से आपको पता चलता है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि वो बैंड गैप आप निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ ड्रा करें। अब प्रॉब्लम क्या है, इशू यहां पर ये है कि n व्हाट इज n, n क्या है आपके पास। ठीक है, इस पे भी हम बात करते हैं। n क्या है, n बेसिकली अलाउड आपकी ट्रांजिशन है। ठीक है, दो तरह की होती है, वो डायरेक्ट बैंड गैप होता है और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। तो बेसिकली इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये कैसे ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा, अल्फा एच यू 1 बाय n वर्सेस एच यू, और इसका जो ग्राफ आता है हमारे पास मिलता है, वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, सपोज इस तरह हम करते हैं। ठीक है,
फिर हमने क्या करना होता है, कुछ इस तरह से हमें वो मिल रहा है। हमने क्या करना है कि ये ग्राफ ड्रा करके हमने ये देखना है कि ये एज कहाँ बन रहा है। कि इस लाइन के ऊपर आपने लाइन रखनी है और इसको फिर सीधा आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये जिस जगह पे कनेक्ट करेंगे, एच यू की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जहाँ पे कनेक्शन होगा, अब सपोज कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 2.5 हो जाएगी और ये इससे कम इससे कम। तो ये जो एनर्जी होगी वो इस मटेरियल का क्या होगा, बैंड गैप। जब आपको बैंड गैप का पता लग गया, सपोज इसका बैंड गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो वेवलेंथ फिर क्या हो जाएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो भी आंसर आता है नैनोमीटर में, वो क्या बताएगा, वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी लाइट को यूज करके इस मटेरियल को एक्साइट करवाना है। ठीक है, तो ये बैंड गैप रेजोनेशन के लिए होता है। इसी तरह का एक और फार्मूला भी है, यही है, उसमें हम क्या लिखते हैं, एफ आर मल्टीप्लाई बाई एच यू, यही है 1/n वर्सेस एच यू। ये बना, ये आप कब फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं सॉल्यूशन फेज में, बैटर ले, या आप सिंपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर को यूज करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन लेते हैं, वहां से फिर आप एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लेते हैं, इस पे फिर हम डिटेल में बात करेंगे। वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लेके फिर आप इनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास यू कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशन। अगर आप गौर से देखें तो ये भी टॉप प्लॉट ही है, यही चीज है, जस्ट डिफरेंस इज बिटवीन एफ आर, दिस इज कॉल्ड कोबल-का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अल्फा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एफ आर इज कॉल्ड कोबल-का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये फार्मूला उस वक्त, ये ग्राफ आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप सॉलिड स्टेट एब्जॉर्बेंस लेते हैं या प्रोडक्ट। और ये कहां से लेते हैं आप, यूवी विज वीआरएस। तो चूंकि मैंने कहा है कि जब आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो बेस्ट क्या है, वीआरएस। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, फिर आप यहां पे एफ आर ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब पहले हम इसको स्टडी करते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। तो बैंड गैप रेजोनेशन के लिए आपको क्या करना होता है, जो बेस्ट वे है वो क्या है, यू नीड टू ड्रा अ प्लॉट और ड्रा अ टॉप प्लॉट। ठीक है, तो ये इसका मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सेल को कैसे यूज करना है। एक्सेल को यूज करते हुए आप कैसे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बैंड गैप की बात हो रही है, तो वो हमने क्या करना है कि ये आपके पास पूरी वाई एक्सिस है और ये आपका एच यू एक्स एक्सिस है, और इसके ऊपर ये बात है 1/n। अब ये n क्या चीज है, n डिपेंड करता है कि ये जो बैंड गैप होता है, ये वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड गैप्स। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप, और इसके साथ ही हमारे पास होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। ओके, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है कि आपके पास ये एक वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, इधर आपके पास एनर्जी है और इधर ये के फैक्टर। के फैक्टर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। ठीक है, डायनेमिक मोमेंटम है।
के फैक्टर जो है वो मोमेंटम। तो इस केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर इसी के ऊपर आता है सीधा, और ये जो इनका गैप होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप। इफ दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, तो ये डायरेक्ट बैंड गैप होता है। तो ये इसमें ये वाली अलाउड ट्रांजिशन होती है, ये एन हमें बताना है। जबकि जो इनडायरेक्ट होता है आपके पास एनर्जी एंड योर के फैक्टर, इस केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड की मोमेंटम ये है और पोजीशन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो कंडक्शन बैंड में वो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये ट्रांजिशन जो है ये इस तरह होगी, तो ये डायरेक्ट वे नहीं है, इनडायरेक्ट वे है। तो ये यूजली किस तरह होती है कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है फिर इधर जाता है, ठीक है, यहाँ आके फिर इधर आता है। तो ये डायरेक्ट जो है वो गैप नहीं फाइंड कर सकते, तो ये इनडायरेक्ट गैप है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि n की वैल्यू हमें बताती है, ये n की वैल्यू कि आपका बैंड गैप जो है वो डायरेक्ट ले रहे हैं या इनडायरेक्ट। जो अलाउड डायरेक्ट बैंड गैप में n की वैल्यू है फॉर दिस पर्पस वो है n 1/2। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2 और 0.5। और इनडायरेक्ट बैंड गैप के लिए n की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो अब क्या है कि आप यहां पे अगर पुट करते हैं, मसलन अगर मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मैं लिखूं n की वैल्यू यहां पे 2, n की वैल्यू क्या लिखूं 2, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर ये 1/2 है तो इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूं। तो अब इसका जो आप प्लॉट बनाएंगे, सपोज कि आप यूं करते हैं, ये बना और इसको आपने यूं किया, तो ये जो भी वैल्यू आ गई है, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, इनडायरेक्ट बैंड गैप का, कि n की वैल्यू 2 रखी क्योंकि यहां पे 1/n है तो वो 0.5 बन गया। तो ये क्या चीज है, इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्या है, रिलेशन क्या है आपके पास, रिलेशन है आपके पास FR मल्टीप्लाई बाय HU 1/n वर्सेस HU। अगर आपके पास n की वैल्यू है 0.5, सपोज n is equal to 0.5, you have to find the value of 1/n। तो ये क्या होगा, 1/0.5 is equal to 2। तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, यानी कि 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये आपके पास तो इनडायरेक्ट बैंड गैप नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट बैंड गैप। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जब आप वैल्यूज निकालते हैं और आपको पता लग जाता है कि ये डायरेक्ट बैंड गैप है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये वो मटेरियल है जिसमें ट्रांजिशन जो है वो जो कंडक्शन बैंड का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वैलेंस बैंड में वो सेम है, इनके सेम पोजीशन है, के फैक्टर की वैल्यू सेम है, पोजीशन की सेम, के फैक्टर की वैल्यू सेम। अब जब इनडायरेक्ट बैंड गैप आता है तो आपको ये पता लग जाता है कि ये भाई पोजीशन सेम नहीं है, तो इससे आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात तो ये सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं, मैं दोबारा से लिखता हूं, वी है FR, ये क्या है हमारे पास टॉप प्लॉट, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, टॉप प्लॉट इज यूज्ड टू फाइंड बैंड गैप, ठीक है। FR मल्टीप्लाई बाय HU रेज़ टू पावर 1/n वर्सेस HU आपने प्लॉट बनाना है। HU कहां से आएगा, आप जब स्पेक्ट्रम आता है आपके पास वो क्या होता है, अब्सॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। अब वेवलेंथ से आपने ये फाइंड करना है, तो वो कैसे करते हैं, हमें पता है HU क्या है, एनर्जी है, HU इज इक्वल टू E, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू HU। HU क्या है आपके पास, एनर्जी है। तो आप अगर आपको वेवलेंथ का पता हो
तो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप रिलेशन लिखें, वो क्या है, E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। ये अगर हो आपके पास तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं एनर्जी की, H की वैल्यू, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब ये HC है तो ये इसकी भी इक्वल है ना, इक्वल। तो इसका मतलब है H इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो आपके पास सिर्फ क्या है, वेवलेंथ होता है। तो आप क्या करते हैं कि वो जितनी भी वेवलेंथ है, मतलब 200 टू 800, आपके पास पूरा वो स्पेक्ट्रम है, ये 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। अब इस वेवलेंथ को आपने HU में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1240 डिवाइडेड बाय ये वाला वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, तो ये आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये सारा जब एक्सेल में आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ये एट तक आपको सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलेगी, ये HU है। तो जब आपके पास वेवलेंथ आपको पता है तो आपने HU भी निकाल लिया। FR भी आपको पता होता है, ये क्या है, ये आपको इंस्ट्रूमेंट से मिलता है डेटा। इफ FR क्या है, कोबल का मार्क ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये FR का जो डेटा होगा उसको HU से मल्टीप्लाई करना है। तो अगला टेबल पार्ट क्या बनेगा, FR मल्टीप्लाई बाई ये वाली वैल्यू HU और रेज टू पावर आपने 1/n करना है। अब तो अगर आप डायरेक्ट बैंड गैप ले रहे हैं तो 1n की वैल्यू क्या होगी, 0.5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट बैंड गैप। अगर आप इनडायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 1/n किसके ऊपर हो जाएगा, 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज वर्सेस ये वाली वैल्यूज, इनका आप ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या मिल जाएगा, डॉट प्लॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। तो इसकी फिर मैं एक्सेल शीट भी आपको बना के दूंगा, तो उसमें भी आपको देखना है। तो इस तरह हम बैंड गैप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं।